दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज में मूल अधिकार को जानेंगे। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार को कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए दोस्तों, जब हम संविधान का जब बात करें, जब संविधान लागू हुई थी तो उस समय मूल अधिकार 7 भागों में बटा हुआ था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी से समझ जो भी अधिकार था उसको हटा देने के बाद आज हमारे पास मूल अधिकार 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया और उससे हटाने के बाद अब हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार बच गए हैं, जिनमें से पहला है समानता का अधिकार। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 25 से 28। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार हमारे पास 6 मूल अधिकार अभी है, या 6 प्रकार की कह सकते हैं मूल अधिकार हमारे पास है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इसमें हम अगर देखें कि समानता के अधिकार में कौन सा अधिकार है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा धुंधलापन है, आप इसे देखेंगे तो इस प्रकार है कि अगर अनुच्छेद 14 को देखा जाए तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 14 मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। ठीक है, ये है आपका समानता का अधिकार। आगे हम बढ़ते हैं जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। तो 19 में देखिए क्या है, 19 में है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण। अनुच्छेद 22। ठीक है, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखा जाए तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24। इसके बाद धर्म स्वतंत्रता की बात देखा जाए 25 से 28 में, तो सबसे पहली बात ये है कि एक में जो 25 में दे रखा हुआ है, 25 में ये है, अनुच्छेद 25 में देखें तो ये है कि अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25 धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध का अधिकार। 26 इसके बाद किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु कारोपण पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 27। इसके बाद 28 में है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28। ठीक है, इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं खासकर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, इसमें अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
अनुच्छेद 30, और लास्ट में है संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। इसमें परमादेश, ठीक है, परमादेश, बंदी प्रतिचीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और लास्ट में है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये सब के बारे में ये मोटा मोटी आपका एक फिगर है। यहाँ पर हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, जो कि हम लोग खासकर मूल अधिकार के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे शुरू होती है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों कि मूल अधिकार संविधान के तीसरा भाग में है, और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक है। ठीक है, ये स्थिति है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में, भाग 3 में, ध्यान रखें भाग 3 में। और भाग 3 के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार के प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट के समान है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें मूल अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया, वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ध्यान रखें दोस्तों। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सूचना का अधिकार का मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। तो समता का अधिकार आपको अभी बताया कितने, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो देखिए संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर समता का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 14 ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो किसमें छुआछूत की बात किया गया है या उसका उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 17। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता का प्रयोग एवं उसको बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 14 ध्यान रखें विधिक समक्ष समता ये सही है। 16 अवसर की समता ये भी सही है। 17 अभी देखें छुआछूत के बारे में है। ठीक है, छुआछूत के बारे में है, अस्पृश्यता के बारे में है। ये उपाधि का अंत जो है ये ध्यान रखेंगे कि ये 18 में है। ठीक है, अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति ये भी सही है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं ध्यान रखेंगे तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत का दिया गया है का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के उपाधि प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध करता है। तो दो चीज़ को छोड़ दिया जाए, एक सैन्य और अकादमी को छोड़कर उपाधि नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। उपाधि अगर दिया भी जाए तो उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते नाम के आगे या पीछे। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है।
ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभी भी आपको बताएं कि मौलिक अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है, वो आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो देखिए संपत्ति अधिकार के बारे में यहाँ पर है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19(1) का च और अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। और संपत्ति अधिकार कहाँ था? तो 19(1) का च में, ठीक है, और साथ ही साथ किसमें था? अनुच्छेद 31 में। दोनों को हटाकर अभी एक अनुच्छेद 300 का क में क्या किया? इसे विधिक अधिकार, लीगल राइट्स बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ध्यान रखें, वो आपका भाषण की स्वतंत्रता यानी 19 का 1, ठीक है, में निहित है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर कहता है कि देखिए भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ मामला 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) का क में प्रदत्त वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 1 का क के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो कितने प्रकार के स्वतंत्रता को प्रदान करता है? वो आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? देखिए यहाँ पर 6 प्रकार स्वतंत्रता क्या क्या है। पहला तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा आबाद संचरण, इसके बाद निवास और व्यापार। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि पहले हमें बोलने का अधिकार दिया गया। जब बोलने का अधिकार मिला तो हम कहीं जाकर सम्मेलन करने लगे। सम्मेलन जब करने शुरू किए तो सम्मेलन में कुछ लोग मिला। जब कुछ लोग मिला तो वहाँ पर एक संघ बनाया गया। जब संघ बनाए तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो हमने वहाँ से चल दिए घूमने के लिए। जब घूमने चले गए तो जगह अच्छा लगा, वहाँ पर हम निवास करने लगे। और जब निवास करेंगे तो कुछ न कुछ खाने का जुगाड़ तो करवे करेंगे, जिसमें से व्यापार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 19 का 1 का क, 19 का 1 का ख, 19 का 1 का ग। इस तरह याद करेंगे करके तो समझ में थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज कर जाइएगा, लेकिन इस प्रकार याद करेंगे कि मुझे बोलने की आज़ादी मिला। जब बोलने की आज़ादी मिला तो हम चले गए कि कोई न कोई जाकर कहीं भाषण शुरू कर दिए, यानी सम्मेलन शुरू कर दिए। तो सम्मेलन जब बनाए, सम्मेलन करना शुरू किए तो वहाँ पर बहुत लोग जमा हुआ तो एक संघ बना दिए। ठीक है, एक संघ बनाए, बहुत लोग शामिल हुए संघ में। चलो के चलते हैं घूमने के लिए। जब घूमने कहीं गए तब वहाँ पर निवास कर लिए, यानी रहने लगे। वहाँ अच्छा जगह लगा, रहने लगे। जब निवास करके रहने लगे तो अब व्यापार करना उचित है, क्योंकि अगर व्यापार नहीं करें तो खाएंगे क्या। इस प्रकार करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कह सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह प्रावधान 20 का 3 में है। ठीक है, तो अगर सिंपल तरीके से देखें तो 20 में है। तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों, इस बात को लेकर कोई व्यक्ति को पुलिस जब उठा लेती है और जेल ले जाता है तो उस यानी जेल कहने मतलब है उसे कैद करता है, तो अपने हवालात में बंद करते हैं। तो उसके बाद उस व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है। कहता है कि आप बताइए कि आप ही ने मर्डर किए हैं, आप ही ने रेप किए हैं। तो वो व्यक्ति करे तो करे क्या? अंत में कबूल लेता है कि हाँ, हम ही ने मर्डर किया है, हम ही ने मतलब रेप किया है, सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद वो व्यक्ति साइन करवा लेते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति
जज के पास जाकर ये गवाह दे दे, ये बोल दे कि सर हमने कुछ नहीं किया, पुलिस ने मुझे डंडे के बल पर ये सब लिखवाया है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे, पुलिस के लिए कह सकते हैं कि मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जिसे गिरफ्तार करता है उसे गवाह नहीं बनाया जा सकता है। अगर वो अपने से गवाह बनना चाहता है तो बन सकता है, लेकिन दबाव में डालकर नहीं बनाया जा सकता है। पुलिस का काम है गवाह उपलब्ध करें, ठीक है, गवाह लेके आए। तो खुद से गवाह नहीं हो सकता है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, कैसा अधिकार है? ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार है। ध्यान रखें दोस्तों कि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। तो किस प्रकार मौलिक अधिकार है? तो देखिए यहाँ पर कहता है कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद कितना है, 21 अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। कहने का मतलब है कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक अनुच्छेद 21 में सिर्फ इस बात का नहीं है कि ये जीवन का जीने का अधिकार है या जीवन का अधिकार है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अस्थायी आवास ये भी हमारा जीने का अधिकार का एक व्याख्या करता है। फिर निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि को भी जीवन का अधिकार माना है। आप कह सकते हैं मेरा राइट टू प्राइवेसी है और हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का एक व्यापक कह सकते हैं कि अधिकार कह सकते हैं कि मेरे पास एक व्यापक अधिकार दे रखा हुआ है, खासकर संविधान द्वारा। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बहुत सी व्याख्या किया गया, समय समय में व्याख्या करते चले गए। तो इसमें बहुत सारे अधिकार हैं जिसको आप ब्रॉड तरीके से आप देख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु की के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। पहले ये नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? देखिए यहाँ देखिए, अनुच्छेद 21 का क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। तो पहले ये DPSP में था और बाद में इसे उठाकर 21A में लाया और इसे मूल अधिकार में रख दिया गया। मूल अधिकार अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालक के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ध्यान रखेंगे वो आपका अनुच्छेद 24। ठीक है, तो बालक से संबंधित डायरेक्ट इससे संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि बच्चों के लिए 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन खतरनाक व्यवसायों की जहाँ तक बात होगी वो 18 वर्ष के किशोर तक के लिए। तो ये आपका अनुच्छेद 14 में दे रखा हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के
संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें 25, 26, 27, 28 चार प्रकार का अनुच्छेद है वहाँ पर। तो चारों में अलग अलग बात करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका पास यहाँ भी अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसमें करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई है। धार्मिक कर आपसे लिया नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि 25 में क्या है, तो 25 में आप धर्म किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, संविधान द्वारा यह प्रदान किया गया है कि मैं किसी भी धर्म को मान सकता, जरूरी नहीं कि मेरे पिताजी जिस धर्म को मान रहे थे मैं भी उसी को मानूँ। ठीक है, मेरा ये अपना खुद का ये निश्चय होगा कि मैं किस धर्म को मानूँ। तो आप अपने धर्म को मानिए पहले। ठीक है, जब धर्म मानते हैं तो फिर 26 में कहता है कि आप उस धर्म की गतिविधियों का प्रबंध करें। ठीक है, प्रबंध करें। फिर 27 में कहता है कि आपसे किसी प्रकार की धर्म विशेष अभिवृद्धि करने हेतु कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और 28 कहता है कि आप जो धर्म मानते हैं उस धर्म का शिक्षण संस्थान या धार्मिक उपासना में उपस्थिति कर सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र होंगे। तो इसको याद करने का तरीका इस प्रकार है कि 25 में हम धर्म मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ तो हम मंदिर जाएंगे। ठीक है, प्रबंध करेंगे मंदिर का जाने का। ठीक है, जब मंदिर जाने का प्रबंध करेंगे तो मंदिर बनाने के लिए कुछ न कुछ पैसे की बात आएगी, यानी 27 में कर की बात आएगी, जो जबकि कर हमको देना नहीं है। ठीक है, किसी पर कर नहीं देना है। अब इसके बाद फिर 28 में कहता है कि जब कर की बात है, पैसे की बात है, या उसके बाद आप कोई प्रकार का संस्थान या कह सकते हैं कोई भी धार्मिक गतिविधियां, खासकर स्कूली संस्थान, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, जहां पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा कि आपको उस धर्म के साथ ही चलना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप पहले धर्म मानिए, फिर प्रबंध कीजिए, फिर टैक्स की बात है, फिर शिक्षण संस्थान में आपको शामिल होने की बात है। ठीक है, 4 प्रकार का यहाँ पर भी अनुच्छेद है। तो यहाँ जब कर की बात करते हैं, ठीक है, कर की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे जो कर की बात होगा वो आपका आंसर क्या होगा, तो 27 होगा। ठीक है, 27 अनुच्छेद 27 द्वारा सी। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि जैसे कि आप कोई पूजा पाठ होता है जिसमें से आपसे चंदा लिया जाता है। ठीक है, तो चंदा लेना वो स्वैच्छिक है, चंदा देना स्वैच्छिक है, तो आप उसको कर नहीं बोल सकते, उससे आप चंदा को शुल्क कर सकते हैं। कि मान लिया जाए यहाँ पर सारी व्यवस्था किया जा रहा है, उसमें कुछ खर्चा होगा, तो उस खर्चे को कौन वहन करेंगे, तो वहन करेंगे जो भी वहन करेंगे, तो वो वहन करने के सक्षम नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति से चंदा का डिमांड करता है। वो चंदा जो है वो शुल्क है, ना कि टैक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, देखिए इसमें क्या था मामला, उसको देखिए। कहता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उन्मूलन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखें बेसिक स्ट्रक्चर को
का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और इसी के बाद 44वां संविधान संशोधन आ जाता है 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ठीक है, जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों कि विदेशी नागरिकों जो जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है वो इस प्रकार है: अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29 और 30। ठीक है, ये जो अधिकार है ये भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 30 तो भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों के प्राप्त है। बाकी जो अनुच्छेद है इसके अलावा 5 के अलावा वो भारतीय विदेशी को समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जो 15, 16, 19 और 29, 30 की मैंने बात किया, जिसमें से एक आपके पास है ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 में है। ठीक है, ये प्राप्त नहीं है। तो कहता भारत के अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, जैसे कि विधिक समझ समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध संरक्षण 20, प्रांत दैहिक स्वतंत्रता ये आपका 21, शोषण के विरुद्ध 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28। परंतु कुछ मूल अधिकार जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे कि आपका 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण की जब बात होगी वो आपका अनुच्छेद 29 का बात है। ठीक है, दो अनुच्छेद है अल्पसंख्यक के हितों, अल्पसंख्यक के बारे में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30। इसमें से पहला कहता है कि अपने हित के संरक्षण कीजिए। जब हित का संरक्षण हो जाए तो अनुच्छेद 30 कहता है आप अपने अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। और इसी के दौरान अनुच्छेद 30 में ही जो प्रावधान किया गया है इसी तहत में बहुत से मदरसा खोले गए हैं। ठीक है, अगला है इसी के बारे में यहाँ पर शायद कुछ बातें लिखा होगा। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में या उसके किसी भाग में निवास या नागरिकों के अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम जो पारित हुआ था 1976 में पारित हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसमें बंधुआ मजदूर उन्मूलन का अधिनियम 1976 द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 35 का 3 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की। तो रिपोर्ट ध्यान रखेंगे 1980 में दिया गया, लेकिन ये बहुत बाद में लागू किया गया। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 33 ध्यान रखेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जा सकते हैं। कौन कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का
निलंबन कौन कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति की बात है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन दो प्रकार से होता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उनके किसी क्षेत्र द्वारा आपात प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार को प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। यानी कहने मतलब है कि 358 के तहत अनुच्छेद 19 अपने आप स्वतः निलंबित हो जाएगा जब 352 के तहत भारत में आपातकाल स्थिति पैदा हो गया होगा तो, और 359 के तहत राष्ट्रपति दो अनुच्छेद को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो ध्यान रखें दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले तक सीमित है, वहीं अनुच्छेद 326 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकारिता में मूल अधिकार उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये उस पर अपना इसके पास अधिकार है, उस पर रोक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जहाँ तक बात किया जाए तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ध्यान रखें। अगला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करें। इस रीट पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 का समर्थन करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। कृषि मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें जो सत्य है वो आपका ए है, जो भारत संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 का समर्थन किया था। ये रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 के माध्यम से किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? वो आपका 3 महीना। ठीक है, अनुच्छेद 22 का 4 के अंतर्गत निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है?
तो ध्यान रखें दोस्तों, ये आपका 19 का 1 का क में है। ठीक है, इस पर एक विवाद है। आप देखिए, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 में के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवन के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क में वर्णित अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में क्या है उसको पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संघ या राज्य द्वारा बनाए गए ऐसा कोई भी कानून जो भाग 3 में प्रदान किया गया मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो वो कानून शून्य होगा, या कानून के जिस मात्रा तक उल्लंघन करता हो उस मात्रा तक शून्य हो जाए। कहने का मतलब है कि संसद में कोई कानून बनाती है और उसमें से मौलिक अधिकार का हनन हो रही है तो वो कानून जहाँ तक हनन हो रही है वहाँ तक वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। ठीक है, क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखें इस बात को लेकर कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है, ध्यान रखेंगे कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, तो देखिए नीचे है कि भारत संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण का प्रदान किया गया है। विधि के नियम का आशय सभी के लिए कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही विदेश भ्रमण का भी अधिकार निहित है, जिसका उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उन्नीकृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का नागरिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया। अतः 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो पारसी को सम्मिलित नहीं करता है, बाकी हिंदू शब्द बौद्ध को, जैन को और सिख को भी शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया गया है। मुस्लिम, पारसी, ईसाई आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें मुस्लिम, पारसी, ईसाई को सम्मिलित नहीं किया गया है। मूल अधिकारों संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में क्वेश्चन को देखिए, तो सही कालानुक्रम को देखा जाए कि पहले कौन और बाद में कौन, तो आपका देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। इसको यहाँ नीचे देखते हैं। पहले क्या है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, तो ये था कुछ कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि
सार संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो ये आज हम लोग देखें मूल अधिकार के बारे में। कुछ बातें और हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको तो मैं बता दिया। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 में अंतर्गत अधिकार दिया हुआ है, कितना अधिकार है। ठीक है, तो देखिए जीवन का रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, विद्युत का अधिकार, मानव प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, सर्वोच्च स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद इधर है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूर करने का विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, दोषी सिद्ध न्यायालयों आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटरस के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्त का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार और गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। ठीक है, ये इतना अधिकार है, ध्यान रखें दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, तो ये था आपका मूल अधिकार। हम लोग कल देखेंगे नीति निदेशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।